हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे यूपी पीछे आयोग जो है उसने क्या है ओबीसी, एससी, एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो है मतलब कि रिजर्व कैटेगरी वाले जो है उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑफिशियल कट ऑफ से ही हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे आयोग क्या कर रहा है। और कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा। आज के आपको वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आरक्षण के बारे में क्या है, मतलब कि जो भी इसमें मुद्दा चल रहा है या फिर जो माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी मतलब कि इस समय विवाद चल रहा है वो भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का है क्या आया है उसके बारे में भी कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या ये देख लीजिए, जो यूपी पीसीएस 2023 का जो कट ऑफ है आप लोग देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व का जो है यानी कि जनरल का जो है आप देखेंगे कट ऑफ कितना जा रहा है, 125 नंबर जा रहा है, यानी कि 125 नंबर जो है जनरल का कट ऑफ है। और वहीं आप जो देखेंगे ओबीसी का आप कट ऑफ देखिए, तो जब आप ओबीसी का कट ऑफ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 128 नंबर, यानी कि 128 नंबर ओबीसी का जा रहा है। वहीं जनरल का कितना जा रहा है 125, जो कि ऑफिशियल मतलब कि एक तरीके से जो कि मतलब कि ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज किया गया था यूपी पीसीएस के द्वारा। और अभी आप देखें आगे, आगे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इसका कट ऑफ कितना गया 129, यानी कि जनरल से भी आप देख रहे होंगे टोटल कितना है, यहाँ पे 3 नंबर जो है ज़्यादा है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कितना टोटल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसका कितना टोटल 4 नंबर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे 129 है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि एक तरीके से कितना मतलब कि खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि जो आप जानते होंगे हमेशा क्या होता है कि जो अनरिजर्व होता है उसका कट ऑफ जो होना चाहिए, जो भी मतलब कि रिजर्व कैटेगरी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अभी आप मतलब कि केवल ये पीसीएस के ही एग्जाम में नहीं, आप देखेंगे अदर एग्जाम में भी देखिए। जैसे कि आप लोग ये देखेंगे, जो 2016 का जो है आरओ और एआरओ का जो रिजल्ट आया था उसके बाद में जो कट ऑफ रिलीज किया है उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो अनरिजर्व है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे जो कि अनरिजर्व है उसका देख रहे होंगे आप कितना 129 नंबर है। और वहीं जो क्या ओबीसी उसका कितना जा रहा है 132 नंबर, सीधे सीधे कितने नंबर का 3 नंबर का अंतर आ रहा है। और जहाँ आप लोग जानते होंगे कि यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम बड़े मतलब कि एग्जामों में क्या एक एक नंबर के लिए मतलब कि इतनी ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, उसमें क्या 2 से 3 नंबर अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो मतलब कि कितना गलत बात है। वहीं जो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो मतलब कि 2016 में तो था नहीं, तो उस समय तो मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए नहीं इसमें है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का कट ऑफ भी हम लोगों ने काफ़ी लिया है इसमें। जैसे कि आप लोग इसमें भी देखेंगे जो 2019 का खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्री का, तो आप लोग देखेंगे अनरिजर्व का देख रहे होंगे 137 है। और वहीं जो मतलब कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए कितना चाहिए 165, यानी कि उसको चाहिए 165 और इसमें कितना हो रहा है 137 में ही हो रहा है। तो यानी कि कितना मतलब कि अंतर आ रहा है कैटेगरी में, और वो भी क्या है, वो भी ओबीसी का जा रहा है, ओबीसी का जा रहा है कितना मकसद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जा रहा है पूरे के पूरे यहाँ पे 28 नंबर का अंतर हो रहा है, यानी कि 28 नंबर आप देख रहे होंगे पूरा धरती और आसमान का अंतर हो जाता है। और वहीं जो मतलब कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आप लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे इसका कितना 152 नंबर गया है। तो यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी अंतर हो रहा होगा 137 में और 152 में। और आगे देखिए अभी और भी मतलब कि कट ऑफ मैंने लिया है। अभी जैसे कि देखेंगे हम लोग, ये कुछ आरटीआई के ज़रिए जाने का है मतलब कट ऑफ जो ओबीसी या फिर एससी एसटी जिनके हैं, क्योंकि जो मतलब कि आयोग था उसने कट ऑफ रिलीज़ नहीं किया था। तो यानी कि जो हमारा आरटीआई एक्ट जो होता है 2005 उसके तहत मतलब की जानकारी ली गई, जो कि आरओ और एआरओ का जो आप लोग देखा होंगे 2021 का कट ऑफ है जो। इसमें आप देख रहे होंगे अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व है उसका कितना गया 102 नंबर गया था। और वहीं जो ओबीसी है उसका कितना गया है 110 नंबर गया है। और इधर दूसरे नंबर पे यानी कि जो हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी होता है उसका कितना गया 100 नंबर गया था अनारक्षित का। और जो ओबीसी का कितना गया है 107 नंबर गया, यानी कि 7 नंबर ज़्यादा गया है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बाद में मतलब कि ओबीसी के बाद में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है उसका कितना गया 115 नंबर गया। मतलब कि सीधे सीधे कितना नंबर 15 नंबर का अंतर आ रहा है। जो कि मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक अनरिजर्व जो कैटेगरी का एस्पिरेंट है या फिर जो रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट है उसके सिलेक्शन में कितना अंतर हो सकता है। अगर कोई भी अनरिजर्व का एस्पिरेंट है उसके 100 नंबर पे ही हो रहा है, और जो ओबीसी का उसको क्या चाहिए 107 नंबर चाहिए, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको क्या 115 नंबर चाहिए, यानी कि पहले तो ऑलरेडी वो इकोनॉमिक वीकर है, यानी कि पहले से ऑलरेडी इकोनॉमिक वीकर है। ऊपर से क्या आ रहा है वो अनरिजर्व से उसे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, वो भी कितने 15 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब कि बड़ा भेदभाव है। उसके बाद में अगर बात आगे भी बात की जाए तो आप यहाँ पे ही नहीं देखेंगे, आगे भी देखेंगे कि एक और मतलब कि आरटीआई के जरिए जाना गया कि एक एग्ज़ाम हुआ था, ये किसका एग्ज़ाम था हमारा, ये हमारा अधीनस्थ यानी कि पीसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम था, ये भी हमारा एक तरीके से आरटीआई डाली गई, तो उसके ज़रिए जान पाए। तो क्या जान पाए हम लोग, देख रहे हो मेंस में भी क्या 107 है, 734 नंबर पे जो है मतलब कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ गया था।
तो 734 नंबर। और वहीं जो ओबीसी था उसका कितना गया? 738 नंबर। तो समझ सकते हैं कि सीधे-सीधे 4 नंबर का अंतर यहाँ पे भी आ रहा है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था उसका कितना गया? 750 नंबर का। तो सीधे-सीधे आपने देख लिया होगा कि यानी कि यहाँ पे 12, 12 और 2 यानी कि सीधे-सीधे क्या 14 नंबर का 16 नंबर का अंतर आ गया यहाँ पे भी। तो यानी कि कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो यानी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आखिर हम लोग अभी बात ये कर रहे थे कि आखिर इतना बड़ा भेदभाव कैसे हो रहा है? अभी बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि आप लोग जानते होंगे कि माइग्रेशन एक मुद्दा होता है। उसमें क्या होता है कि अगर कभी भी क्या अनरिज़र्व का जो एस्पिरेंट होता है, चलिए मैं आपको पहले यही दिखा देता हूँ। अभी बात कर लेते हैं कि आखिर मुद्दा क्या था? तो मुद्दा सीधे-सीधे ये था कि आप लोग जानते होंगे हमारे आर्टिकल क्या है 15(4), 16(4) और 16(6) और 335 जो है उसका सीधे-सीधे उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे समता का अधिकार के तहत क्या सभी को एक होता है समता, एक होता है समानता। तो भारत में क्या मतलब की कोशिश की जाती है समता यानी कि सभी को समान रूप से एक तरीके से एक पायदान पे लाना होता है। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, जो कहीं न कहीं क्या हो रहा है एक तरीके से उल्लंघन हो रहा है। आप लोग जानते होंगे तो जैसे कि आप जानते होंगे कि यूपी पीसीएस में क्या हो रहा है लगातार 2019 से ही ऐसा हो रहा है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो एस्पिरेंट थे, उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। कैसे हो रहा है कि उनको एक तरीके से बाउंड कर दिया गया उनकी अपनी ही कैटेगरी में रहने को। आप लोग जानते होंगे कि मतलब कि 50% से एक्स्ट्रा जो है किसी भी मतलब कि वैकेंसी है उसमें क्या है मतलब कि रिजर्वेशन नहीं हो सकता, जो कि आप लोग जानते होंगे इंदिरा साहनी मामले में कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। परंतु उस 50% बाकी जो बचा हुआ है वो अनरिजर्व है। अनरिजर्व का मतलब क्या था? ओपन कैटेगरी। परंतु आयोग ने क्या कर दिया था उसको? उसको कर दिया केवल जो सामान्य वर्ग का एस्पिरेंट था उसको ही केवल अलाउ कर दिया। और जो कि अदर कैटेगरी के जो एस्पिरेंट थे उनको कहीं न कहीं क्या रोक लगा दी। इसी पे ही का मतलब कि माइग्रेशन का मुद्दा सामने आ गया था। अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट है, उसने क्या अगर अनरिजर्व से ज़्यादा या फिर उसके बराबर मार्क्स लाया है, तो उसको क्या अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब कि एक तरीके से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो माइग्रेशन का पहला मुद्दा तो ये हो जाता है। दूसरा मुद्दा ये कहता है कि क्या कहता है कि अगर कोई भी जो एस्पिरेंट होगा, वो जो मतलब कि अनरिजर्व की जो कैटेगरी होगी, वो क्या कहेगी? ओपन कैटेगरी कही जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे टिक भी लगा रखा है। और उसके बाद तीसरा कहता है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट जो है, उसने क्या किया, कभी भी मतलब कि अपनी आयु में छूट ली है, यानी कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है उसने क्या अपनी आयु में छूट ली है यानी कि एज रिलैक्सेशन लिया है, तो उसको क्या किया जाएगा? एक बार उसने अपनी कैटेगरी के तहत अगर रिजर्वेशन ले लिया, यानी कि एक बार उसने अपनी कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन ले लिया, तो उसको दोबारा क्या है अनरिजर्व में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक बार कैटेगरी के तहत अपना जैसे कि आप ओबीसी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं, आपने एक बार उस कैटेगरी के तहत आपने एक एक बार लाभ ले लिया कि आपने मान लिया आपकी एज जो थी 32 हो रही थी, पर आपने 1 से 2 साल का रिलैक्सेशन ले लिया। अगर आपने उस रिलैक्सेशन को ले लिया, फिर उसके बाद में आपको अनरिजर्व में नहीं काउंट किया जाएगा। फिर चाहे अनरिजर्व का कुछ ज़्यादा हो या फिर कम हो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर मतलब कि डबल बेनिफिट हो जाएगा और जिसका क्या है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से मना दी की थी, यानी कि डबल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार रिजर्वेशन ले लिया तो आप दोबारा रिजर्वेशन नहीं ले सकते, चाहे वो फिर क्या हो एज रिलैक्सेशन का हो या फिर चाहे मतलब कि कट ऑफ से रिलेटेड हो। अगर आप एक बार मतलब कि रिजर्व कैटेगरी में आ गए और आपने उसका लाभ भी ले लिया तो फिर उसके बाद में दोबारा आप अनरिजर्व में नहीं जाएंगे। तो तीसरे पॉइंट में यही बात लिखी हुई थी। और चौथा पॉइंट क्या था ये और किसी उम्मीदवार ने एक बार लाभ ले लिया है तो क्या है उसे कोटे में ही रहेगा, चाहे वह कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से ज़्यादा हो या फिर कम हो। तो यही बात हमारी इसमें कही गई थी। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो माइग्रेशन का मुद्दा क्या था और इसमें मतलब कि एक तरीके से क्या-क्या क्राइटेरिया है। अभी ओबीसी का हनन कैसे हो रहा है? हनन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एस्पिरेंट थे मतलब कि अगर किसी ने क्या अनरिजर्व की कैटेगरी का अभी तक लाभ भी नहीं लिया, तो ये सब उसके लिए भी कर दिया गया था। यानी कि उसने अगर कभी रिजर्वेशन का मतलब कि फ़ायदा भी नहीं लिया, फिर भी उसको क्या उसकी कैटेगरी के अंदर क्या थी बाउंड कर दिया जा रहा था। तो यही सबसे बड़ी मतलब की प्रॉब्लम आ रही थी। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था? इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि क्या कहेंगे जो अनरिजर्व होगी वो क्या होगी? ओपन कैटेगरी होगी, यानी कि ओपन कैटेगरी के रूप में काउंट किया जाएगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाता है अनरिजर्व से, तो उसको क्या अनरिजर्व की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। अगर वो क्या करता है कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उसको अनरिजर्व में काउंट कर लिया जाएगा। अगर यही हो जाता है तो आप जानते होंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी में एस्पिरेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो क्या होंगे अनरिजर्व में अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो रिजर्व कैटेगरी में क्या हो जाएगी, यानी कि जो भी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी होगी उसमें एस्पिरेंट थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अगर थोड़े से कम हो जाएँगे तो इसका मतलब क्या है जो नीचे वाले एस्पिरेंट थे यानी कि जिनके मार्क्स ऑलरेडी थोड़े बहुत कम थे, तो वो क्या हो जाएँगे ऊपर उठ जाएँगे। तो ऊपर उठ जाएँगे इसका मतलब क्या उनको भी लिस्ट में कहीं न कहीं शामिल कर लिया जाएगा। तो मेन मुद्दा यही था। आप समझ गए होंगे कि माइग्रेशन का मतलब क्या था? माइग्रेशन का मतलब क्या था यानी कि जो भी अनरिज़र्व कैटेगरी का एस्पिरेंट है, उसमें क्या है रिज़र्व कैटेगरी वाले एस्पिरेंट भी शामिल हो सकते हैं। अभी तक मतलब कि एक तरीके से जो मतलब कि आयोग था उसने ही
अपने तरफ से मतलब एक तरीके से कानून बना दिया या फिर एक तरीके से नियम बना दिया एक आरक्षण का, यानी कि आप जानते होंगे 50% सीधे-सीधे उसने जनरल के लिए अलॉट कर दिया, यानी कि उसमें कोई रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट जा ही नहीं सकता था। तो ये एक तरीके से कहीं न कहीं सीधे-सीधे हमारे आर्टिकल के जो जितने हम लोगों ने बताए थे, उस सारे के सारे आर्टिकल का उल्लंघन था या संवैधानिक जितने भी कानून हैं उनका उल्लंघन था। तो यही सारा का सारा मुद्दा था, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप लोग अगर कोई और भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।